काली गोरी बहुओं को करवा चौथ पर पति से मिला नेग। माँ, जब मेरी शादी होगी तो आप मुझे मेरी शादी में पायल लाकर दोगी ना? बेटी, तू तो जानती ही है तेरी माँ के कैसे हालात हैं, और इन हालातों में मैं तेरी शादी कर दूं वो भी बहुत बड़ी बात होगी। हाँ माँ, मैं सब समझती हूँ। माँ बेटी आपस में बातें कर रही थी कि तभी दरवाजे पर कोई आता है। अरे कलावती बहन, घर पर हो या नहीं? अरे भाई साहब, आप इतने सालों बाद, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। कलावती बहन, मेरे दोस्त से मैंने एक वादा किया था कि उसकी बेटी मेरे घर की बहू बनेगी। दरअसल मैं इसी सिलसिले पर बात करने आया हूँ। मेरा बेटा अब शादी लायक हो गया है। मैं अपना वादा पूरा करना चाहता हूँ। कलावती को बहुत समय से सुरभि के लिए कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसकी बेटी बहुत ज्यादा काली थी। लेकिन दयानंद को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह खुशी खुशी सुरभि का रिश्ता अपने बेटे कुणाल से कर देता है। जब वह घर वापस लौटता है तो अपने घर में सभी को कुणाल के रिश्ते के बारे में बताता है। जल्दी से शादी की तैयारी में लग जाओ, बहुत जल्द कुणाल की शादी होने वाली है। लेकिन पिताजी। लेकिन कुछ नहीं, लड़की बहुत संस्कारी है। बस अब तू जल्दी से शादी की तैयारी में लग जा। मैं नहीं चाहता कि शादी में जरा भी देरी हो। दयानंद के फैसले से घर में कोई भी बोल नहीं पाता, जिसके चलते दयानंद की पसंद की बहू घर में आ जाती है। सुरभि को देखने के बाद कुणाल की मां राजवती और उसकी भाभी आपस में बातें करती हैं। अरे माँ जी, पिताजी ने ये क्या कर दिया? इतनी काली लड़की, वो भी कुणाल के लिए। इससे अच्छा तो मैं अपनी बहन से ही इनकी शादी करवा देती। बहुत सुंदर है मेरी बहन। अब मैं क्या ही बोलूं, तुम्हारे बाबूजी किसी की सुनते कहाँ हैं? कुणाल सुरभि को लेकर अपने कमरे में चला जाता है और उससे कहता है, देखो, मैं इस शादी को शादी नहीं मानता, क्योंकि मैं तुमसे नहीं किसी और से प्यार करता हूँ, और शादी भी उसी के साथ करना चाहता था। लेकिन बाबूजी के सामने मेरी एक नहीं चली, इसलिए हम उस कमरे में मियाँ बीबी की तरह नहीं रहेंगे। तुम बिस्तर पर सो जाना और मैं जमीन पर सो जाऊंगा। ऐसा कहकर कुणाल वहां से चला जाता है। इस बात का सुरभि को बहुत दुख होता है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? तभी वहां दयानंद आता है। देखो बहू, किसी भी चीज की जरूरत हो तो अपना पिता समझकर मुझे बता देना, और इस घर को अपना ही समझना। जी बाबूजी। दयानंद वहां से चला जाता है, जिसके बाद सुरभि बेड पर सो जाती है। अगले दिन से उसकी सास और जेठानी उससे घर के सारे काम करवाने लगती हैं। अरे, तुम घर को देख रही हो ना, कितनी गंदगी हो रही है। चलो जल्दी जल्दी सफाई कर दो, आज सारे नौकर छुट्टी पर हैं। राजवती की बात सुनकर सुरभि अपना कर्तव्य निभाते हुए घर के सारे काम करने लगती है। इसी प्रकार अब सुरभि अकेले ही इतने बड़े घर के सारे काम करती है। देखते ही देखते कुछ वक्त बीत जाता है और करवा चौथ आने वाला होता है। वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन पत्नी होने के नाते करवा चौथ का व्रत मैं जरूर रखूंगी, उनकी लंबी उम्र के लिए। इधर सुरभि व्रत रखने की सोचती है तो उधर कुणाल अपनी गर्लफ्रेंड के पास उससे मिलने जाता है। काश के आज हम दोनों की शादी हो चुकी होती और हम दोनों एक साथ रह रहे होते। काश की बात क्यों कर रहे हो? अरे मैं तो कहती हूँ अभी ही मुझे अपने घर ले चलो, मुझसे शादी कर लो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो अनुष्का? मेरी शादी हो चुकी है और तुमसे शादी करके मैं किसी लड़की का दिल नहीं तोड़ सकता। जब से तुम्हारी शादी हुई है तब से ही तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। अरे अब क्या हम दोनों इसी तरह जुदा रहेंगे? हमेशा साथ में ही रहेंगे अनुष्का, लेकिन तुम मेरी बात समझो। वो लड़की भी बहुत भोली है, इनोसेंट है। मैं उसके जज्बातों के साथ खेल नहीं सकता। ऐसा कहकर कुणाल वहां से निकल जाता है, लेकिन वहीं पर सुरभि दूर खड़ी एक पेड़ के नीचे ये सब सुन लेती है। लगता है कुणाल जी और ये लड़की एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं ही बीच में से हट जाती हूँ। सुरभि अनुष्का के पास जाती है और कहती है, देखो मैं जानती हूँ कि तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ। मैं कुणाल जी की पत्नी हूँ। मैं बस इतना कहने आई थी कि अगर आप कुणाल जी से सच्चा प्यार करती हो तो उनसे शादी कर लो। मैं बीच में से हट जाती हूँ। बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे उस घर से मत निकालना। अगर मैं अपने मायके वापस लौट आई हमेशा के लिए तो मेरी माँ की बहुत बदनामी होगी। ऐसा कहने के बाद सुरभि अपने दोनों हाथ जोड़कर वहां से चली जाती है। जब कुणाल अपने घर पर पहुंचता है तो वो अपना कमरा फैला हुआ देख गुस्से में आ जाता है और सुरभि के पहुंचते ही वो अपना सारा गुस्सा सुरभि के ऊपर निकाल देता है। कितनी बार तुम्हें समझाया है कि मेरे कमरे को साफ सुथरा करके रखा करो, लेकिन तुम हो कि मेरी एक नहीं सुनती। ऊपर से हमेशा अपनी काली गंदी शक्ल लेकर मेरे सामने आ जाती हो। चली जाओ यहाँ से। कुणाल ऐसा कहने के बाद खुद ही वहां से चला जाता है, जिसके बाद सुरभि
फूट फूट कर रोने लगती है। अगले दिन करवा चौथ का व्रत होता है। सुरभि ने उसके लिए करवा चौथ का व्रत रखा होता है। जब कुणाल को इसके बारे में पता चलता है तो वो सुरभि से कहता है, देखो, मेरे लिए फालतू के ड्रामा करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मैं किसी और का हूं, इसलिए ये करवा चौथ का व्रत तुम मेरे लिए मत रखो। कुणाल ऐसा कहकर अनुष्का से मिलने के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसे अपनी गलती का एहसास होता है। बेचारी के ऊपर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। इसमें उसकी क्या गलती है? मेरी जिंदगी में कोई और लड़की है, इसके बारे में उसे क्या ही पता था। अनुष्का के पास पहुंचने के बाद अनुष्का बहुत खुशी से उससे कहती है, अच्छा हुआ तुम आ गए, चलो जल्दी से शादी कर लेते हैं, अब तो तुम्हारी पत्नी भी हमारी शादी के लिए तैयार है। ऐसा कहने के बाद अनुष्का सुरभि के आने के बारे में कुणाल को बताती है और उसके कहे एक एक शब्द कुणाल से कहती है, जिसे सुनने के बाद कुणाल को अपनी गलती का फिर से एक बार पछतावा होता है और वह अनुष्का से कहता है, किस्मत जिसके साथ जुड़ी होती है हमें उसी के साथ रहना चाहिए। और जिंदगी में कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, उनकी कदर करनी चाहिए। देखो अनुष्का, अगर मैंने तुमसे शादी कर ली तो बेचारी सुरभि की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंदर एक दिल है जो इस बात को समझेगा। अनुष्का कुणाल की बात को समझ जाती है। कुणाल खुशी खुशी वापस सुरभि के पास आ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ सुरभि की अमीर जेठानी उसे चिढ़ाती है, किसी का पति आज उसके साथ ही नहीं है। तुम्हें पता है, आज तो मुझे डायमंड का नेकलेस मिला है। मेरा पति मुझे करवा चौथ का नेक देगा। शायद तुम्हारा पति तो करवा चौथ का व्रत भी खुलवाने नहीं आएगा। ये सुनकर सुरभि को बहुत बुरा लगता है। कुछ देर बाद समीक्षा अपने पति के साथ करवा चौथ का व्रत खोल रही होती है। देखो, मैं तुम्हारा गिफ्ट लाना भूल गया, लेकिन इस कार्ड में लाखों रुपया पड़ा है। ये रखो, तुम्हें जो चाहिए हो अपने लिए ले आना। वह दोनों बहुत खुश होते हैं और सुरभि ये सब देखकर अपने लिए दुखी हो रही होती है। तभी वहां कुणाल आता है और सुरभि का हाथ पकड़कर कहता है, चलो सुरभि, तुम्हें भी अपना करवा चौथ का व्रत खोल लेना चाहिए। ये देख सुरभि खुश होती है। वह अपना करवा चौथ का व्रत खोलती है। तभी घुटने के बल बैठकर कुणाल सुरभि से अपनी गलतियों की माफी मांगता है। सुरभि उसे माफ कर देती है। तभी कुणाल उसे पायल देता है। तुम्हें पायल पसंद है ना? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। तुम्हारी पसंद के बारे में मैंने तुम्हारी माँ से जाना। आज तक मेरे लिए इतना किसी ने नहीं सोचा। आपने मेरी पसंदीदा चीज मुझे तोहफे में दे दी। मैं ये दिन कभी नहीं भूल पाऊंगी। सुरभि की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे देखकर कुणाल उसे गले से लगा लेता है। उस दिन के बाद से कुणाल अपनी पत्नी सुरभि के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। तो गरम गरम आलू की कचौड़ियाँ बनकर तैयार हो गई। बस जल्दी से चांद निकल आए तो करवा चौथ का व्रत खोलने के बाद हम दोनों भी ये सब खाएंगे। हाँ बहू, ये तो है। तू फिलहाल जल्दी से हाथ पैरों पर महावर और नेल पॉलिश लगा ले। सुहागन को पूरे 16 श्रृंगार करने चाहिए आज के दिन। हाँ हाँ माँ जी, मैं कर ही रही हूँ। देखो, हे भगवान, खाना बनाते बनाते तो मेरे हाथ थक गए। ओहो, क्या खुशबू आ रही है। गरम गरम कचौड़ी आज मेरे प्यारे भैया के लिए तैयार हो रही है। काश किसी ने मेरे लिए भी करवा चौथ का व्रत रखा होता तो मैं अपने हाथ से उसका व्रत खुलवाता। कोई बात नहीं देवर जी, एक दिन आपके जीवन में भी एक वो लड़की आएगी जो आपके लिए बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत रखेगी। फिर आप उसको गजरा ला कर देना, चूड़ियां ला कर देना। वो तो जरूर करूंगा भाभी, पर एक बात बताइए, आप दिन पर दिन इतनी जवान होती जा रही हैं, चेहरे पर चमक आ गई है। और एक मेरे भैया हैं जो दिन पर दिन किसानी करते करते बूढ़े होते जा रहे हैं। क्या राज है भाभी, जरा बता दीजिए। हाँ हाँ नटखट देवर अपनी भाभी को हंसते हुए घर के सभी लोगों के सामने कंधा मारता है। ओफो देवर जी, आप क्या कर रहे हैं? और पिताजी यहीं बाहर हैं, कुछ तो शर्म कीजिए। अरे तो क्या हो गया? अब मेरा बेटा अपनी भाभी से हंसी मजाक नहीं करेगा तो पड़ोस की आंटियों से करेगा क्या? बिल्कुल सही कहा माँ ने। बहुत हंसी मजाक हो गई। माँ, चांद निकलने वाला है। आप दोनों जल्दी से तैयार होकर करवा चौथ की कथा सुन लीजिए, फिर व्रत भी खोलेंगे। हाँ हाँ ठीक है। ओहो माँ जी, ये शादी की साड़ी बहुत भारी है, चलने में परेशानी हो रही है। भाभी, मैं आपको उठाकर ले चलता हूँ। भला मैं आपको किसी परेशानी में कैसे देख सकता हूँ? ओफो, बस कीजिए देवर जी, और कितनी हंसी ठिठोले करोगे? सामने से हटिए। पल्लवी ऐसा कहकर देवर के पेट में कोहनी मारकर चल देती है। कुछ देर बाद दोनों सास बहू चंद्रमा देखकर अपने पति के साथ करवा चौथ का व्रत खोलती हैं। वक्त गुजरता है। एक सुबह डाकिया आता है और विराट के हाथों में एक लेटर देता है,
जिसे पढ़ने के बाद खुशी से वो उछलने लगता है। ये माँ, भाभी, भैया, पिताजी, प्रिया, देखो तो क्या हुआ। खुशी के मारे विराट भाभी को गोद में उठा लेता है, फिर छोड़ देता है। अरे देवर जी, अभी मैं कितना डर गई थी। ऐसा क्या हुआ कि आपने पूरे घर को सर पर उठा लिया और मुझे भी? हाँ छोटे, बताना क्या हुआ है। बोल, बैलगाड़ी कहीं के। अरे पिताजी, भैया, कुछ समय पहले मैंने एक एमएनसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था। उसी कंपनी से मुझे ऑफर लेटर आया है, तो बस उसी के लिए कल मुझे जाना पड़ेगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हमारा बेटा बड़ी कंपनी में जाकर काम करेगा। अरे वाह देवर जी, कांग्रेचुलेशंस। कांगेजुलेशन। अरे भाभी, ऐसा नहीं होता है, कंग्रेचुलेशन होता है। हाँ हाँ, वही वही। ओफो, अब भाभी मैं आपको तंग नहीं कर पाऊंगा, तो अच्छे से रहना, लेकिन वापस आकर मैं आपको बहुत तंग करूंगा। देवर जी, मुझे भी आपकी याद आएगी। अच्छे से काम करना वहाँ। जब भैया आप अच्छी पैसे कमाने लगे तो मेरे लिए शहर से सूट लेकर आना। जरूर मेरी बहन। अरे बड़े भैया, आप क्यों रो रहे हैं? ये तो खुशी की बात है। अरे हमारा छोटा भाई इतना पढ़ाई लिखाई करके आगे पहुंच गया, तो बस खुशी के आंसू झलक रहे हैं। अच्छा है ना, हमारी तरह किसानी नहीं कर रहा, नहीं तो परेशान हो जाता। भैया, आज मैं जो कुछ भी हूँ सब आपकी वजह से हूँ, क्योंकि आपने ही मुझे पढ़ाया लिखाया है। अरे बहुत रोना धोना हो गया। अश्विनी, मेरे बेटे के लिए रबड़ी बना दो, जरा हम भी मुंह मीठा करें। हाँ बिल्कुल। फिर सब रबड़ी से मुंह मीठा करते हैं। अगले दिन विराट दिल्ली चला जाता है और वहां की मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। कुछ दिनों बाद उसकी मुलाकात ओनर की बेटी गीता से होती है, जो कि उसे देखती रहती थी और विराट को भी वो थोड़ी बहुत पसंद आ गई थी, लेकिन अपनी गरीबी के चलते वो उससे कोई बात नहीं करता था। एक दिन गीता उसके पास फाइल के काम से आती है कि टकराकर उसकी बाहों में ही गिर जाती है। थैंक्स, तुमने मुझे बचा लिया विराट। मैं बहुत समय से तुम्हें नोटिस कर रही हूँ और कुछ कहना चाहती हूँ। जी मैम। मुझे मैम मत बोलो, गीता बोलो। एक्चुअली आई एम फॉलिंग इन लव विद यू और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। गीता, आप, सॉरी मैम, आप ये क्या बात बोल रही हैं? मैं एक गरीब परिवार से हूं जो कि गांव से आया है, और आप इस बड़ी सी कंपनी के मालकिन हैं। अगर शादी भी हो जाएगी तो आप मेरे साथ रहेंगे कैसे? क्योंकि मैं अपने परिवार को छोड़कर यहाँ नहीं बस सकता। देखो, इस बारे में मैं भी कुछ नहीं जानती, बस मैं तुम्हारे साथ समय बिताना चाहती हूँ। मुझे तुम बहुत पसंद हो, इतना तो कर सकती हो ना? और मुझे पता है तुम भी मुझे पसंद करती हो, तो दोबारा मैम मत बोलना, तुम्हारी आंखों में देखा है मैंने। ओके गीता। इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। कभी पिज्जा हाउस जाते हैं तो कभी मूवी डेट पर। देखते ही देखते 7 महीने बीत जाते हैं। वो अपनी सैलरी को गांव में भी हर महीने देता था। उसके घर वाले बहुत खुश थे। फिर गीता उससे शादी करने के लिए कहती है। तुम श्योर हो ना, मेरे साथ गरीबी में भी रह लोगी? हाँ विराज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जैसा बोलोगी वैसे रह लूंगी। फिर दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और विराट उसे अपने गांव लेकर आ जाता है, जहां छोटे से ससुराल को देखकर गीता का मुंह बन जाता है और अश्विनी उसका गृह प्रवेश करती है। आ जाओ बहू, देखो मैं तुम्हारी सास हूँ, ये तुम्हारी जेठानी पल्लवी है, ये तुम्हारे ससुर जी और ये ननंद और जेठ। जी आप सभी को नमस्ते। ये क्या, जमीन पर खाना बनता है? न मार्बल है न टाइल का फ्लोर है, बस मिट्टी मिट्टी है। माँ जी, मेरा कमरा कहाँ है? जहां तक मेरी नजर पड़ रही है ऐसा लग रहा है सामने से 2 ही कमरे हैं। हाँ बहू, हमारा घर छोटा है ना, इसीलिए 2 ही कमरे हैं। एक तेरा कमरा, एक पल्लवी बहू का, और हम तीनों तो कभी आंगन में सो जाते हैं, कभी रसोई में। हाँ देवरानी जी, बेफिक्र होकर रहना। हे भगवान, इतनी छोटे से घर में मैं कैसी रहूंगी। फिर सब अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। कुछ दिन गुजरते हैं। गीता एक अमीर घर की होकर छोटे से गरीब घर में बिल्कुल भी नहीं रह पा रही थी। उसे बहुत अजीब महसूस हो रहा था, जिसके कारण वो अपने पैसों का रौब दिखाने लगती है। एक दिन पल्लवी उसे आलू का पराठा देती है। गीता, ये आलू का पराठा खाओ, मैंने बहुत अच्छा बनाया है। छी, ये इतना ऑयली आलू का पराठा है या तेल का पराठा है? अरे ये ऑयली नहीं, घर का बना हुआ देसी घी है, खाओ तो। नो वे, ये बकवास, आप ही खाओ, मैं फिटनेस मेंटेन करके रहती हूँ, मुझे नहीं खाना है, मैं अपने लिए चाइनीज ऑर्डर करती हूँ।
अपनी जेठानी को बुरा भला कहकर गीता चली जाती है। शाम को अपने लिए चाइनीज नूडल्स ऑर्डर करके खाती है। साथ में विराट भी होता है। तभी जेठ आ जाते हैं। ओहो विराट, तूने दाल चावल खाई क्या? इसमें नमक नहीं है, मेरा खाने का मन नहीं कर रहा। ओहो, मुझे चैन से यहाँ कोई खाने भी नहीं देता। आ गए मेरे कमरे में, शर्म नहीं आती इन्हें। जेठ जी, ये लीजिए, आपने कभी खाया नहीं होगा चाइनीज नूडल्स, ट्राई करेंगे? गीता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भैया को ऐसा कहने की? अब भैया इस उम्र में तुम्हारा झूठा खाएंगे क्या? वो गलत क्या कह दिया मैंने? आए ही क्यों वो मेरे कमरे में? अच्छा लगता है देवरानी के कमरे में आना खाते समय? गीता, हद पार कर दी तुमने तो। अरे विराट, ये तू क्या कर रहा है? होश में आ। कोई बात नहीं, जाने दे। तेरी पत्नी शहर की है, उसे गांव के तौर तरीके नहीं पता, धीरे धीरे सीख जाएगी। विक्रम समझा बुझाकर वहां से चला जाता है। वक्त गुजरता है, गीता का बर्ताव बिल्कुल नहीं बदलता है। उसकी बदतमीजी को घर का हर व्यक्ति नजरअंदाज कर रहा था। देखते ही देखते करवा चौथ का दिन भी आ जाता है, जहां घर की सभी औरतें सज धज कर छत पर थीं। चंद्रमा की राह देख रही थी कि भूख लगने के कारण गीता के हाथ से करवा चौथ की थाली गिर जाती है। हे भगवान बहू, तूने ये क्या किया? तुझे पता है तूने कितना बड़ा अपशगुन किया है। पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखते हैं और तूने इसी थाली को गिरा दिया। मैंने तुझे कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन ऐसी चीजों में तो लापरवाही मत किया कर। अमीरी का घमंड इतना अच्छा नहीं होता। हाँ गीता, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमने तुम्हारी हर गलती को माफ किया है आज तक, इसका क्या करें? गीता रोते रोते कमरे में चली जाती है और वहां जाकर रोने लगती है। फिर उसकी सास और जेठानी जी उसके पास जाकर उससे कहती हैं, अच्छा बहू, हमें माफ कर दो, हमने तुम पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया। चलो अब करवा चौथ का त्योहार मना लो, तुमसे हाथ जोड़कर विनती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, जेठानी जी, मैंने आप सबके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, लेकिन मुझे अपनी गलतियों का पछतावा है। ये मुझसे गलती से हो गया, अब से मैं कोई गलती नहीं करूंगी। कोई बात नहीं बहू, गलतियां सबसे होती हैं। चल, अब जो होना था सो हो गया। जी माँ जी। ओहो माँ, भाभी, चांद आ गया है। इस तरह अमीर बहू को सबक मिल जाता है। फिर घर की औरतें चंद्रमा को देखने के बाद छलनी में अपने पति को देखकर करवा चौथ का व्रत खोलती हैं और एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।